Hello students, welcome back to your 15-hour certificate course. Today we are at our lesson number 26, which is active voice and passive voice. So to begin with, we have our spoken tutorial. After you are done listening to the spoken tutorial, you may go for your assignment and your test. So let us begin with lesson number 26, active voice and passive voice. We are going to start with the meaning first of active voice and passive voice. So there are two ways in which sentences can be framed. They are active voice and passive voice. So इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें कुछ सेंटेंस को फ्रेम करना है तो उसके दो तरीके होते हैं. वन इज़ द एक्टिव वॉइस एंड द अदर इज़ द पैसिव वॉइस. अब ये दोनों वेज में जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं मीनिंग बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए. दैट इज़ द मेन रूल व्हेन वी चेंज एनी पर्टिकुलर सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कि उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए. अब ये दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे वो एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, all those things we are going to do in this lesson number 26. So let us begin. Now first we are going to see what is active voice. Active voice is the voice which indicates that the subject of the verb is acting. In active voice the subject is the doer. तो एक्टिव वॉइस में जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट हमारी क्रिया करता है. यहाँ पे एज यू कैन सी फ्रॉम दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ एक्टिंग. तो क्रिया कौन करता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट क्रिया करता है. इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज़ द डूअर. दिस इज ऑल्सो द सेम सेंटेंस विच इज़ मीनिंग द सेम. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द कैट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क. यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या है? कैट है. कैट क्या कर रही थी? ड्रिंकिंग, वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क. तो जो क्रिया है, जो वर्क है, काम जो हो रहा है ड्रिंकिंग का, वो कौन कर रहा है? कैट कर रही है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे बोला गया है द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ एक्टिंग. यहाँ पे कैट इज़ डूइंग द वर्क, शी इज़ ड्रिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट है मिल्क. So the subject of the verb is the doer. And let's see another example. Chetna. Chetna will present the PowerPoint in front of the class. अब यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? प्रेजेंट करने की क्रिया हो रही है. क्लास के सामने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, तो दैट इज़ द क्रिया विच इज़ हैपनिंग. इन हिंदी इट इज़ नोन एज क्रिया. And वो चीज़, that is the verb, that is the thing which is being acted. So who is doing it? Chetna. And Chetna यहाँ पे क्या है? Chetna is the subject. So Chetna will present the PowerPoint in front of the class. So this is also an example of a sentence in active voice. Next example. The rat ate all the cheese. यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है. तो ate is the verb over here. किसने किया? रैट ने किया. सो द रैट इज़ द सब्जेक्ट ओवर हियर, एट इज़ द वर्ब, ऑल द चीज़ इज़ द ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में जो क्रिया होती है वो करता कौन है? द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ द doer. So if you want to identify whether a particular sentence is in active voice or passive voice, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो सेंटेंस में क्रिया कौन कर रहा है. Who is the doer in the sentence? तो अगर आपका doer सब्जेक्ट है then that sentence is in the active voice. अब ये तो हो गया एक्टिव वॉइस के बारे में. Now let us see passive voice. So what happens in passive voice? Passive voice, the subject and the object change places. Very important thing. The subject and the object change places. In other words, subject is not the doer here but becomes the passive recipient of the action. अब इसमें जो subject होता है वो doer नहीं होता है, but subject becomes the passive recipient of the action. There is either no mention of a subject in a passive sentence or the subject is prefixed with by in such sentences.
पैसिव वॉइस में या तो सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं होता है, या अगर मेंशन होता भी है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले बाय ये शब्द आता है. एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज प्रीफिक्स्ड. प्रीफिक्स्ड मतलब सब्जेक्ट के पहले कौन सा शब्द आता है, बाय ये शब्द यूज़ होता है. अगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का मेंशन किया होता है, अगर जिक्र होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का, इट इज़ ऑलवेज प्रीफिक्स्ड विद द वर्ड बाय. सो लेट्स सी, जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी, subject and object change places. So let us see the example to understand this more. Now अभी लास्ट एक्टिव वॉइस में हमने यही सेंटेंस देखा था, द कैट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क. अब ये पैसिव वॉइस में कैसे हो जाएगा, द मिल्क वॉज बींग ड्रंक बाय द कैट. अब यहाँ देखो, मिल्क इज़ द ऑब्जेक्ट. अब ये कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया. वॉज बींग ड्रंक बाय द कैट, कैट यहाँ पे सब्जेक्ट था और वो कहाँ पे आ गया, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया. सो एज इट इज़ सेड अबाउट दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट चेंज प्लेसेस, वही हुआ. यहाँ पे मिल्क ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, एंड ये सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे. एंड दिस थिंग इन रेड, ये क्या होता है, दिस वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. बीइंग ड्रंक, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो पैसिव वॉइस में हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये भी एग्जाम्पल वी हैव सीन इन एक्टिव वॉइस. चेतना विल प्रेजेंट द पावर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास. नाउ दिस चेंजेस टू the PowerPoint will be presented by Chetana in front of the class. Again over here, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था the PowerPoint, वो आ गया हमारे सब्जेक्ट में. बाय चेतना, सी यहाँ पे जैसे बोला गया था, अगर सब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले कौन सा वर्ड आएगा, बाय आएगा. तो बाय चेतना आ गया. यहाँ पे भी बाय द कैट आ गया. सब्जेक्ट का अगर मेंशन हो रहा है तो उससे पहले हम प्रीफिक्स में बाय डालते हैं. So the PowerPoint will be presented by Chetna in front of the class. Will be presented, again presented जो है ये past participle form है. So this is how a sentence changes in the passive voice. Subject and object अपनी place change कर देते हैं, interchange कर देते हैं. And अगर subject का mention होता है तो हमेशा there is the mention of the word by, वो subject के पहले आता ही आता है. So after understanding this, what is passive voice, now further we are going to do the rules for changing active voice into passive voice. कोई भी sentence को active voice से passive voice में change करने के लिए there are certain rules which are to be followed. What are those rules? I simply call them as SVO. So let us see what is it. Identify the subject, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. हमें तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करने हैं. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद क्या करना है, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट. एज यू सॉ इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी. सबसे पहले अब पैसिव वॉइस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. तो दैट इज़ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप सेज, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख दो. पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. नो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये आपने ऑलरेडी वर्ब्स ये लेसन में सीखा होगा, बट टू गिव इट टू यू इन शॉर्ट और इन प्रिसाइसली व्हाट दे मीन इज, हेल्पिंग वर्ब आर, इज, आर, वॉज, इन सबको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. एम, इज़, आर, वर, वॉज. तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमें हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है. आफ्टर एडिंग द हेल्पिंग वर्ब, चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. अब ये कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है. जो हमारे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब यूज़ किया हुआ होता है, उसका हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. उसके बाद ऐड द प्रेपोजिशन बाय, चेंज द सब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट. तो ये सारे चीज़ें करने के बाद हम बाय, ये एक प्रेपोजिशन को ऐड करेंगे और बाय के बाद हम हमारे सब्जेक्ट को लिख देंगे.
So these are certain steps which you need to follow if you have to change any sentence from the active voice to the passive voice. Simple steps, 3 चीज़ें पहले आइडेंटिफाई करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं SVO. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे. हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी इज़, एम, आर. अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये उसके टेंस के ऊपर डिसाइड होगा. आपने टेंसेस ये लेसन्स किए हैं, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंसेस सीखे आपने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में है, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस तो हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे. इफ़ इट इज़ इन द पास्ट टेंस वी may use was, were and so on. If it is future tense we will use will, shall and so on. So depending upon the tense वो कौन से काल का है, हम उसके लिए accordingly helping verb और auxiliary verb use करने वाले हैं. वो use करने के बाद we will be using the past participle form of the verb. Now I am also attaching a list of some verbs जिसका past participle इस वीडियो के नीचे. आई एम जस्ट पुटिंग अ लिंक कि आपको अगर कोई वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं पता है तो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट एंड यू विल बी देन थरो कि कोई भी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे होता है. आफ्टर यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वी विल बी एडिंग द preposition by and then we will change the subject to the object. So after understanding the rules, let us see an example. So in this example, in these examples I have taken the same क्रिया, मैंने क्रिया सेम लिख ली है लेटर लिखने की, एंड आई हैव टेकन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन डिफरेंट टेंसेस. मैंने अलग अलग टेंस में, अलग अलग काल में वही एक चीज़ को लिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो इन द एक्टिव वॉइस माई लेफ्ट हैंड साइड इज द सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस and on the right hand side I have them in the passive voice. So if in the active voice the sentence is I write a letter, आइडेंटिफाई करना है SVO, सब्जेक्ट क्या है I, वर्ब क्या है write, ऑब्जेक्ट क्या है a letter. तो अब पहले तो उसने बोला कि ऑब्जेक्ट को ले लो सब्जेक्ट की जगह पे, तो a letter पहले आ जाएगा. तो देखो यहाँ पे है a letter. अब write मीन्स इट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ, अ लेटर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा इज़. राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे. राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है रिटन, एंड उसके बाद ऐड करेंगे बाय और आई की जगह पे, बिकॉज अभी ये प्रोनाउंस हमने किया है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो आई यूज़ हुआ है. ऑब्जेक्ट में होगा तो हो जाएगा मी. सो अ लेटर इज़ रिटन बाय मी. Let's see the next one. I am writing a letter. अब ये भी प्रेजेंट टेंस है बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. सो यहाँ पे भी अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा अ लेटर. उसके बाद भी अगेन इज़ आएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूस टेंस है तो हम करेंगे इज़ बीइंग. राइटिंग के उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वापस से हो जाएगा रिटन बाय मी. बिकॉज ये कंटिन्यूस टेंस है हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बीइंग भी ऐड करते हैं. दिस इज़ वन एडिशनल थिंग विच यू यूज़ इन एनी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस में हम बीइंग भी ऐड करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई हैव रिटन अ लेटर. नाउ दिस इज़ अगेन हैव है तो प्रेजेंट है, written a letter तो this is present perfect tense. तो I have written a letter will change to a letter has been written by me. तो perfect tense जब भी होगा तो उसके साथ साथ आ जाएगा been. A letter has been written by me. Rules remain the same. We are going to follow the SVO rule. Subject, verb, object find out करेंगे. Object को लेंगे subject की जगह पे, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. राइट या रिटन जो है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही है हमारा. बाय मी रिमेन द सेम. यू विल यूज़ अ preposition बाय एंड देन यू विल बी यूजिंग द प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है, तो वी विल यूज़ द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी. नेक्स्ट आई रोट अ लेटर. अभी रोट ये पास्ट टेंस है,
तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब भी जो हो जाएगा वो पास्ट टेंस का होगा. सो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी. सो बिकॉज ये पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में था तो इज़ यूज़ किया था, पास्ट टेंस में है तो हम वॉज यूज़ करेंगे. So now let us see the next example in the past tense. I was writing a letter. यहाँ पे भी was है तो ये past tense में है. Writing मतलब ये अभी तक क्रिया हो रही है, ये past continuous tense में है. So even for this we are going to use the same rule. A letter ये object है तो this will become the subject. A letter was ये past tense में है तो helping verb was use होगा. बिकॉज ये भी कंटिन्यूस टेंस में है, वी विल बी यूजिंग बीइंग. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटन बाय मी. रूल्स रिमेन द सेम अगेन ओवर हियर ऑल्सो, बट बिकॉज ये पास्ट टेंस में था हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस था इसीलिए वॉज बीइंग यूज हुआ है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय मी. वी यूज़ द preposition बाय, उसके बाद वी यूज़ मी. यहाँ पे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, आई हैड रिटन अ लेटर. नाउ दिस इज ऑल्सो इन द पास्ट टेंस. अब ये चेंज हो जाएगा, अ लेटर हैड बिन रिटन बाय मी. सेम रूल, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया. ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है हैड. Then we use been. Written is the past participle form by preposition and then we have the subject. The rule is same just like जैसे हमने present tense में किया था. Just यहाँ पे past tense है तो हमारे जो auxiliary verbs हैं वो past tense वाले ही use होंगे. Was, had. And बाकी सारी rules जो हैं वो एकदम similar हैं. Let's see the next example. I will write a letter. ये अभी फ्यूचर टेंस हो गया तो अगेन यहाँ पे a letter will come here, the object becomes the subject. A letter will be written by me. अब ये फ्यूचर टेंस में है तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा will. एंड फ्यूचर है तो इट will be written. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वही रहेगा written, preposition by and then me. Next, I will write a letter. Now from past tense we have now shifted to future tense. So, will use हुआ है मतलब ये sentence future tense में है. So this becomes a letter will be written by me. Same rules apply हुए. Object a letter. Auxiliary verb अब future tense है तो हमने use किया है will be. Past participle form written. Preposition by and then me. Let's see the next one. I will be writing a letter. This will become a letter will be written by me. Next, I will have written a letter. ये भी future tense है. So a letter will have been written by me. So this is how I have taken a few examples by taking the similar type of sentence in various tenses and how you change them from active voice to पैसिव वॉइस. नाउ ये जो एग्जाम्पल हमने देखा ये एक सिंपल सेंटेंस था, एसर्टिव सेंटेंस था. एसर्टिव सेंटेंस मतलब जो एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म में होता है वो. सो हाउ यू चेंज एनी पर्टिकुलर सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, हमने उसका रूल्स देख लिए और उसे कैसे चेंज भी करते हैं. वी हैव ऑल्सो सीन दैट यूजिंग द एग्जाम्पल. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज हाउ डू वी चेंज active voice and passive voice of modal auxiliary verbs. Now modal auxiliary verbs you must have studied in the lesson of verbs. Modal auxiliary verbs के example होंगे may, might, could, should, which you where you can ask for permission. ये सारे जो verbs होते हैं these are known as modal auxiliary verbs. So अब modal auxiliary verb अगर कोई sentence में होता है तो उसे active voice से passive voice में change करने के लिए the rule is little bit different. What is the difference? Let's see what it is. So rule number 1, अगर sentence में सिर्फ only modal auxiliary verb है तो उस मॉडल वर्ब के साथ हम फिर बी ऐड कर देते हैं.
रूल नंबर 2, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है बट उसके साथ साथ सेंटेंस में हैव भी है, तो रूल क्या है उसके पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव एंड देन उसके साथ बिन। सिंपल चीज़, अगर रूल एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है तो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी यूज़ होगा। अगर एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव है तो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस बिन यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आई मे गो, ना यहाँ पे मे जो है ये मे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई होगा बिकॉज देयर इज़ ओनली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ हैव तो नहीं है। क्या करना है हमें, उसके साथ बी यूज़ करना है, बी यूज़ करना है। सो हाउ विल इट बी, आई मे बी सेंट बाय मिस्टर शर्मा। यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ तो मिस्टर शर्मा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट बिकॉज वी वॉन्ट दिस सेंटेंस टू मेक सेंस, ये कुछ सेंसिबल सेंटेंस लगे, इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ेगा। आई मे बी सेंट, यहाँ पे भी आप सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हो, आई मे बी सेंट, बट मैंने टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल आई हैव जस्ट एडेड सम नेम, आई मे बी सेंट बाय मिस्टर शर्मा। सी यहाँ पे वही चीज़ है, आई की जगह पे आई ही है, मे की जगह पे हो गया मे बी। गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, सेंट बाय मिस्टर शर्मा। So this is how you change any sentence which has modal auxiliary verb, but सिर्फ उसमें सिर्फ modal auxiliary verb है तो ऐसे change करेंगे। Let's see one more example, you will understand it better. They should give the money to Ram. So यहाँ पे should ये modal auxiliary verb है, again यहाँ पे भी सिर्फ modal auxiliary verb use हुआ है, so we are going to use the rule 1. So it will be Ram, यहाँ पे देखो object आ गया, यहाँ पे Ram should be मॉडल वर्ब के साथ हमने यूज़ किया बी, सो राम शुड बी गिवन द मनी। गिव का हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया है, गिवन एंड द मनी, सो द पैसिव वॉइस बिकम राम शुड बी गिवन द मनी। यहाँ पे आपको बाय देम ऐड करना है तो यू कैन ऐड, और इट इज़ अप टू यू, यू कैन ऑल्सो एंड द सेंटेंस ओवर हियर। So if you want to write the full sentence, it will be Ram should be given the money by them, because यहाँ पे subject they है तो अगर उस वो object की जगह में आ जाएगा तो वो them हो जाएगा। Let's see the next one now. Teacher could have, अब ये rule 2 में चला गया, देखो model verb के साथ have use हो रहा है। Teacher could have taught the students, अब उसमें क्या रूल है, उसने बोला है could have been यूज़ करना पड़ेगा। तो let's see how it is used. Students could have been taught by the teacher. Students यहाँ ऑब्जेक्ट था, वो आ गया सब्जेक्ट की जगह में, could have की जगह पे हो गया could have been, taught ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है तो वही रहेगा, by the teacher preposition by यूज़ किया और यहाँ पे आ गया the teacher. So students could have been taught by the teacher. Next sentence, they should have given the scholarship. should have है, अगेन रूल 2 हो गया, मॉडल वर्ब के साथ have यूज़ हुआ है, तो अब इसको चेंज करने के लिए they should have given you the scholarship. you यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो you सॉरी यहाँ पे the scholarship ऑब्जेक्ट है, तो यस the scholarship को हम पहले लिखेंगे, the scholarship should have, तो यहाँ पे should have की जगह पे हो जाएगा should have been, तो the scholarship should have been given to you. गिवन ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ हुआ है तो यहाँ पे भी वही यूज़ होगा, द स्कॉलरशिप शुड हैव बीन गिवन टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्कूल विल गिव यू अ प्राइज टुडे, अब यहाँ पे सिर्फ विल यूज़ हुआ है तो देखो ध्यान देना, दिस इज़ रूल 1, यहाँ पे सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, बी यूज़ करते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा a prize will be given to you in school today. So this is how you change any sentence जिसमें modal auxiliary verbs यूज़ होते हैं। तो 2 रूल्स हैं, सिर्फ modal auxiliary verb है तो उसके साथ be ऐड कर देंगे, बट अगर modal auxiliary verb के साथ have है तो पैसिव वॉइस में modal auxiliary have been हो जाता है।
So after learning how do we change this particular sentence, these type of sentences, we are now going to go to the next type. Changing imperative sentences into passive voice. अब imperative sentences क्या होते हैं? अगर हमें किसी को ऑर्डर देना होता है ना, क्लोज द बुक, शट डाउन द पीसी, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं imperative sentences. तो उसके लिए देखो क्या रूल होता है. रूल बोलता है यूज़ लेट. अच्छा, ये रूल किस में? एक्टिव से पैसिव में करने के लिए. तो रूल में बोलते हैं पैसिव वॉइस में क्या यूज़ करो? सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं. ओपन द डोर. अब यहाँ पे ओपन ये वर्ब तो है, द डोर ऑब्जेक्ट है. रूल क्या बोलता है? पहले यूज़ करो लेट. लेट द डोर बी, ओपन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है ओपनड, तो लेट द डोर बी ओपनड. ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस. नेक्स्ट वन, फिनिश योर होमवर्क. यहाँ पे फिनिश वर्ब है, योर होमवर्क जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो वी आर गोइंग टू चेंज इट टू पैसिव, तो यूज़ करेंगे लेट योर होमवर्क बी फिनिश्ड. फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड. थ्रो द बॉल. थ्रो इज द वर्ब, the ball is the object. तो let the ball be thrown. throw का past participle form हो जाएगा thrown. let the ball be thrown. नेक्स्ट रूल जब यहाँ पे होगा नेगेटिव हो जाएगा. अगर इम्परेटिव सेंटेंस में बोले यहाँ पे ओपन द डोर था तो समझोगा डोंट ओपन द डोर. अब उसका सीखेंगे. अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस ही है बट वो नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है तो रूल क्या होता है? सेम, थोड़ा सा ही डिफरेंस है जस्ट. लेट ऑब्जेक्ट, बी के जगह सिर्फ हो जाएगा नॉट बी. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. डू नॉट रिंग द बेल. सो अगर हम मना करें डू नॉट रिंग द बेल, तो लेट द बेल नॉट बी, रिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है रंग. लेट द बेल नॉट बी रंग. डोंट टच द प्लांट्स. यहाँ पे टच ये वर्ब है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, तो लेट द प्लांट्स नॉट बी टच्ड. टच का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है टच्ड. सो दिस इज हाउ यू चेंज इम्परेटिव सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. ये दो रूल, सिंपल से रूल आपको ध्यान में रखने हैं. इफ़ दीज टू रूल्स आर क्लियर, एक्चुअली रूल एक ही है मेन वाला, दिस वन. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस रूल. यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर उसको कैसे चेंज करते हैं वो सीखना है. सो दिस इज हाउ यू चेंज इम्परेटिव सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस. So this was what we had to do in our lesson number 26. After listening to your spoken tutorial, now you may attempt your assignment and then your test. Please note, attempting both of them are compulsory if you want your certificate. Thank you so much. Have a nice day ahead. Stay home, stay safe.